अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CSS मेंटोर। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम CSS के जो पास्ट पेपर्स हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। जो पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये देखा कि काफ़ी टॉपिक्स तो हमारे हो गए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पेपर्स भी होने चाहिए, ताकि फिर आपको जो पेपर सॉल्विंग की जो टेक्निक है वो भी आपको आनी चाहिए, ताकि फिर आप खुद से जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें और फिर ये भी अंडरस्टैंड करें कि आप उनको किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं और जो डायमेंशन होती है क्वेश्चन की उसको किस तरह से समझना है। तो आखिर तक हमारे साथ रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, अब ये यहाँ मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। कि जो हमारी वुमेन है, पाकिस्तान की जो वुमेन है, उसका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है पाकिस्तान में। हाउ इट कुड बी इम्प्रूव्ड विद इन द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि हम उसको अपनी जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके रहते हुए हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सवाल की दो डायमेंशन है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो वुमेन्स हेल्थ पाकिस्तान में उसका जो स्टेटस है उसको बयान करना है, उसको बताना है कि क्या पोजीशन है हमारी वुमेन की हेल्थ के हवाले से, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने किस टाइप की उनको रिसोर्सेज दी हैं, और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी, तो उसके जो मेजरेबल कंडीशन है वो किस तरह से है, तो उसको हमें देखना है। देन सेकंड पार्ट आता है कि हाउ इट कुड बी इम्प्रूव्ड, कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दो डायमेंशन है, दो पार्ट में हम इस सवाल को डिवाइड करेंगे। 10-10 मार्क्स का आपका एक पार्ट होगा, पोर्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके डायमेंशन को, ओवरऑल जो भी उसमें एरियाज़ होते हैं, तो उसको टच करना बहुत लाजमी होता है। अगर हम उन सारी चीज़ों को टच नहीं करेंगे तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको जो मार्क्स होते हैं वो उस हिसाब से नहीं देगा, फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो ये गलत बात है कि पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम अपने आप को एनालिसिस करें कि मैं कहाँ पर हूँ, कि मेरी डेप्थ क्या है, मैं कितने पानी में हूँ। तो उससे पहले आपने क्या करना होगा कि आप जो पास्ट पेपर्स हैं उनको लें और उनको फिर जो एक एक अलग अलग डायमेंशन है आप उसको अंडरस्टैंड करें कि इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो क्या है, फिर उस हिसाब से टू द पॉइंट आप उसका आंसर दें। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये जो हमारा सवाल है कि उसमें हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा जो आप आंसर बताना जा रहे हैं और जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हवाले से थोड़ा सा आपने एक स्केच बनाना होता है, जस्ट लाइक एक समरी आपने देनी होती है कि आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आइडिया हो जाए और उसका माइंड इस तरफ हो कि आप मतलब क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जो इसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको भी मीट कर रहे हैं, ताकि फिर आपका जो एक इमेज है वो उसके माइंड में क्रिएट हो जाए। नाउ विल टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो औरत है उसका जो स्टेटस है हेल्थ की, उसकी किस तरह से पोजीशन है हमारे कंट्री में। सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस द पोजीशन ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। There is no any denying fact that the status of women's health in Pakistan that is not sufficient or up to the mark। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंट्री है दुनिया के मैप में, बट स्टिल देयर इज़ वैक्यूम फॉर पॉजिटिव चेंज, कि अभी भी हमारे पास कि वी हैव नीड फॉर सम चेंजेस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेंस हेल्थ, कि हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ इस तरह से इकदामात लेने होंगे जिसके बेसिस पे जो वुमेन की जो हेल्थ प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो बेहतर हो सके। बहरहाल वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको पहले काजेज़ बताने होंगे कि जो पाकिस्तान में वुमेन हेल्थ की जो कंडीशन है कि वो किस बेसिस पे और उसके पीछे जो रीज़न्स है वो क्या हैं, कि अभी तक उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो उसके साथ वो सर्वाइव कर रही है। तो पहला जो है कि आपने उसका स्टेटस बताना है। तो स्टेटस में ये कुछ मैंने मेजर जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया है। फर्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो उनके जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, जिस तरह से उसको परफॉर्म करना चाहिए वो वैसे नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा जो ब्लंडर है और प्रॉब्लम है वुमेंस हेल्थ इन पाकिस्तान।
तो इसको हमें हाईलाइट करना होगा और इसको आपने टॉपिक सेंटेंस दे के देन फिर आपने आर्ग्यूमेंट देना है और एग्जाम्पल, और फिर आपको इसको 2-3 सेंटेंस में कर सकते हैं। देन नो मैटरनिटी होम इन रिमोट एरियाज़। अब दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि जो हमारे पास जो रिमोट एरियाज़ हैं और वी कैन से बैकवर्ड एरियाज़, तो वहाँ पे मैटरनिटी होम की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे जो हमारी औरतें हैं आए दिन उनकी डेथ होती है, तो वहाँ पे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो कि नहीं है। देन नो फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये भी सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ पे जो विलेज गाँव होते हैं, देहाती इलाके होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होती, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं और जो गाँव की जो वुमेन होती है वो इस चीज़ को फेस कर रही होती है। देन है नो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, कि हमारे यहाँ क्या अलमिया होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। पेशेंट्स बेचारे इतने परेशान होते हैं लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से नहीं निभा रहे। और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, नो मेडिकल फैसिलिटी। जो हॉस्पिटल जो स्टाफ है जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं स्पेशली उनके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट होता है कि वो हैवी जो फ़ीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और मेडिकल का जो बिल होता है वो भी नहीं कर पाते, तो वहाँ पे गरीब लोगों के लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए जो नहीं है। लेक ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ एंड मेडिसन, ये भी सबसे बड़ा इशू है कि जो प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए एंड मेडिसन, तो वो उस चीज़ का भी काफ़ी हमारे पास जो है वो कमी है कि प्रोफेशनल लोग वहाँ पे नहीं हैं। तो जब वो प्रोफेशनल नहीं होंगे, अनप्रोफेशनल होंगे, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे और फिर उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। देन पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर। अब पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें 2 डोमेन है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। कि पब्लिक और प्राइवेट जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्पेशली फॉर पुअर वंस, कि जो गरीब लोग होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का काम है कि हेल्थ के मामले में इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो गरीब हैं अब वो भी इंसान है और अमीर वो भी इंसान है। तो हेल्थ जो है वो हमारा एक बेसिक राइट है। तो पब्लिक और प्राइवेट अगर इस तरह से इसमें हेल्थ सेक्टर में भी डिफरेंशिएट होगा तो वहाँ पे जो ज़्यादा जो क्राइसिस होते हैं, हेल्थ क्राइसिस, वो किसको फेस करने पड़ते हैं, वो गरीब लोगों को करने पड़ते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन लेक ऑफ लोकल डिस्पेंसरीज़, कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोकल डिस्पेंसरीज़ होती हैं ये भी इसकी भी बहुत कमी है। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इर्रिस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर, के जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन अनएजुकेटेड पीपल, अब लोग भी क्या हैं कि वो भी बीइंग एन अनएजुकेटेड, कि उनका जो इश्यूज़ हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, वो अपनी हेल्थ का उस हिसाब से ख़्याल नहीं रखते जिस तरह से रखना चाहिए। कि अगर वो एजुकेटेड होते तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता, उनको इस बात का रियलाइजेशन होती कि जो हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ क्या है, ये आपकी वेल्थ है। सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इन ऑल डोमेन ऑफ लाइफ, के जो भी आपकी लाइफ जो सर्कल है आपका, जो भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपनी हेल्थ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो जो है अनएजुकेटेड हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से भी वो अपनी especially in backward areas because they don't have sense of understanding over their health crisis, तो इस हवाले से उसके जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हो गया जिसमें स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, इसको हमें देखना था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप 2-3 सेंटेंस का सबको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि हाउ इट कुड बी इम्प्रूव्ड, कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक अमेजिंग टेक्निक आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो भी आपके पास इश्यूज़ होते हैं, जो काजेज़ होते हैं, जो रीज़न होते हैं, तो उनको आप उलट कर दें। उनको उलट करके आप उनके सजेशन बता दें कि यहाँ पे क्या करना है कि हमें इम्प्रूवमेंट बतानी है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से लाते हैं। दैट मीन्स दीज आर सजेशन, कि हमें यहाँ पे इसको सजेशन देने हैं कि भाई हम अपनी जो हेल्थ क्राइसिस हैं, जो हेल्थ स्टेटस है वुमेन का पाकिस्तान में, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने उन सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको आपने उलट करके उसके सजेशन देने कि एजुकेटिंग द मासेस।
अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने वहाँ पे एंड में रखा था, यहाँ पे फर्स्ट पे रखा है। अब इस वजह से रखा है कि एजुकेशन क्या है, वो आपका एक सिंगल सॉल्यूशन है फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि जो हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं तो वो सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमें इस चीज़ में मिल जाते हैं। अब आगे फर्दर फिर हम उनको एक्सपेंड करते हैं। देन आफ्टर वर्क ऑन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक हेल्थ यूनिट, उस पर हमें काम करना होगा, उसमें रिफॉर्म्स लाने होंगे। देन आफ्टर मैटरनिटी होम शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन रिमोट एरियाज़, कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे मैटरनिटी होम जो हैं वो होने चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मस्ट बी फॉर्मलाइज, कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना, उसको देखना है कि वहाँ पे हम किस तरह से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन डॉक्टर्स शुड अवेलेबल 24 आवर्स इन मैटरनिटी होम एंड हॉस्पिटल्स, के डॉक्टर्स जो हैं उन वहाँ पे वो 24 आवर्स मौजूद होने चाहिए, कि वहाँ पे कभी भी किस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो डॉक्टर्स का होना बहुत लाजमी है। वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, के उनको हमें जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। सेम एनवायरनमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, कि ये जो हम पब्लिक और प्राइवेट का जो हम बात कर रहे थे पहले, कि इस तरह के जो डिफरेंट होता है, एक अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, एक पब्लिक होता है। तो वहाँ पे जो पब्लिक होता है तो वहाँ पे उस तरह से जो पेशेंट होता है उसकी केयर नहीं की जाती जैसे कि प्राइवेट में होती है, और वहाँ पे जो फीसेस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए एक ही इन्वायरमेंट हो और हर एक को सेम सहूलत मिलनी चाहिए, और वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। देन लोकल डिस्पेंसरीज इन एवरी विलेज, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, अगर एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स होगी तो फिर वो बेहतर ट्रीटमेंट दे सकेंगे, और जो पेशेंट्स हैं उनको वो सही तरह से वो डायग्नोज कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल जो भी हैं ये सजेशंस हैं हमारे। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसमें ये आपने ये भी 2-3 लाइनों में आपको डिफ़ाइन करना है। उसके देन आपका कंक्लूजन आता है कि ओवरऑल जो भी आपने आंसर दिया है, फिर आप उसको 4-5 लाइनों में आप उसको सम अप करते हो, और फिर उसका एक पॉजिटिव वे में एक आप होप दिखाते हो, और फिर उसको आप कंक्लूड करते हो। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेंडर कोटा इन पॉलिटिक्स, गिव यूर व्यूज़ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर कोटा इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अब इसको भी आप देखें कि ये जो सवाल है इसके 2 पार्ट हैं। पहला क्या है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेंडर कोटा इन पॉलिटिक्स। अब ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको देखना है, गौर से देखना है कि प्रोज एंड कॉन्स मीन्स, अब आपका ये 5 एंड 5 मार्क्स का हो गया, कि पहले प्रोज भी बताने और उसके बाद कॉन्स भी बताने, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। देन फिर जो दूसरा है, फिर आपने उसके इम्पैक्ट बताने हैं कि पॉलिटिक्स में जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, तो ये आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। अब उसमें भी आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में देने के बाद फिर आपने यहाँ पे प्रोज ऑफ जेंडर कोटा। अब ये फिर मैंने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ जेंडर, मीन्स जो पार्टिसिपेशन है मैन एंड वुमेन की पॉलिटिक्स में वो इक्वल होनी चाहिए, कि जितनी मैन की जो कोटा है उसके लिए जो सीट्स होती हैं तो उस हिसाब से वुमेन के लिए भी होना चाहिए। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि अगर इक्वल पार्टिसिपेशन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि जो पीसफुल इन्वायरमेंट होगा वो भी क्रिएट होगा, क्योंकि इंतशार तब क्रिएट होता है, प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब इनइक्वलिटी होती है, कि जैसे जो प्रैक्टिसेस होती हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो वहाँ पर फिर ये जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है फिर वो वहाँ पे इश्यूज़ रेज होते हैं। अगर इक्वल होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर जो इन्वायरमेंट होगा वो भी आपका पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। तो दैट वुड बी द प्रोज एंड एडवांटेज ऑफ जेंडर कोटा। इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम, कि अगर एक की जगह पे 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उसकी जो इकोनॉमी होगी वो भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम वो भी इंक्रीज़ होगी। इकोनॉमिक वेलबींग एंड इंडिपेंडेंस, कि जो इंडिपेंडेंसी है, एक ख़ुद मुख्तियाराना जो ज़िंदगी होती है वो लोग बसर करेंगे, कि जो वुमेन है अगर वो अपने
ज़रूरियात ज़िंदगी को वो पूरा कर सकती है। तो इकोनॉमिक वेलबींग भी आपकी बढ़ेगी और जो खुद मुख्तियारी है वो भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी आपके पास एक चांस है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो भी बढ़ सकती हैं। देन प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे पाकिस्तान में, कि जो हमारा मुल्क है वो इंट्रोड्यूस होता है एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। बट अगर देखा जाए इन ट्रू सेंस के जो डेमोक्रेसी जो है और जो प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी वो उस तरह से परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं, तो यहाँ तक ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं इस फेवर में हूँ कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो जस्ट नाम तक है। तो अगर हम जेंडर कोटा को देखेंगे तो फिर क्या हो सकता है कि डेमोक्रेसी का जो प्रमोशन है वो हो सकता है। देन आफ्टर कॉन्स ऑफ जेंडर कोटा, कि अगर जेंडर इक्वलिटी नहीं होती, वुमेन को उस हद तक राइट नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए एज मैन, तो वहाँ पे फिर उसके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो उनका सामना करना पड़ता है स्टेट को। इनइक्वलिटी, कि हर जगह पे आपको इनइक्वलिटी मिलेगी। इकोनॉमिक कोलैप्स, कि आपकी जो इकोनॉमी होती है वो डाउन होती जाती है। अब अगर दो लोग होंगे, अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी ज़ाहिर सी बात है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर दो की जगह पे एक होगा तो फिर वो कम होगी। तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डाउन होती जाती है। इथिकल एंड मॉरल वायलेंस, देन फिर इस चीज़ का भी ज़्यादा रुझान होता है, और फिर ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं इथिकल एंड मॉरल वायलेंस ये भी बढ़ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो फिर एक उरूज पर जाता है। जैसे कि आप हमारी सोसाइटी में देखते हैं, हाँ अभी भी आप अपने इर्द गिर्द देखें हमारी सोसाइटी में, तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। बैड इमेज वर्ल्ड ओवर, के हमारी जो इमेज है पाकिस्तान की और हमारी कंट्री की, तो वो भी इमेज जो है वो ख़राब हो सकती है। इंक्रीज़ क्राइम रेट, फिर क्या होगा कि जो लेवल ऑफ क्राइम है वो भी बढ़ता जाएगा। अब अगर वुमेन को राइट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर जो लेवल ऑफ क्राइम होता है वो भी किसी भी वे में बढ़ सकता है। कि अगर घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो अगर जो मेल पार्टनर होते हैं तो वो भी इस कैसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो घर का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक एक पेनफुल है, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट है, तो फिर वो फिर अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, मुलविस हो जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो लेवल ऑफ क्राइम का होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ जेंडर कोटा। जी वीवर्स, तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेंडर कोटा इन पॉलिटिक्स, कि अगर आप जेंडर कोटा को देखते हैं कि इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उस हिसाब से आप उनके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी जो स्टेट है उसका जो स्टेटस है वो किस तरह से बढ़ सकता है, और उसकी जो पोजीशन है, जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो कैसे बूस्ट हो सकती है। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कि अगर हम ये चाहें कि भाई हम अपनी स्टेट में इक्वल पार्टिसिपेशन की तरफ आएँ, तो ओवरऑल जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके रिमूव हो सकते हैं, और आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आगे आ सकते हैं। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल इन ऑल वेज एंड मीन्स, कि दोनों जो हैं वो बराबर हैं, और उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। जो मुल्क होता है तो उसकी तरक्की तब होती है जब वो दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन की तरफ लाया जाए और उनको एक ही नज़र से देखा जाए। जैसे हम यहाँ पे यूरोप की मिसाल लें, कि मैं यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे जो फ़िनलैंड जैसे आप कंट्री देखें, वहाँ पे ही और शी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे मतलब उसको ऐसे नहीं देखा जाता, उनको इक्वल देखा जाता है कि भाई हमारे जो वुमेन है और मैन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे जेंडर का कोई इशू नहीं है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, उसको लिबरल माइंड इस तरह से होना होगा। जो मॉडर्नाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि मॉडर्न माइंड होना चाहिए, मॉडर्निटी होनी चाहिए, तो वो यही है कि आप इक्वलिटी को लेकर आएँ, कि अगर आप इक्वल तरह से देखेंगे कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, तो अगर आप उनको एक ही नज़र से देखेंगे तो फिर उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वुमेन के हवाले से देखा जाए तो उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स, तो उसको सही नहीं समझा जाता। तो ये इसके इम्पैक्ट थे। तो अब उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन में अगेन फिर वही आप क्या करते हैं कि आप अपना जो आंसर दिया होता है उसका थोड़ा बहुत एक खुलासा देते हैं, और फिर एक होप देते हैं, और पॉजिटिव वे में आप उसको एंड करते हैं। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।